So first thing which we'll study today will complete Archimedes principle. Second, we will study barometer. And third, if time permits, anomalous expansion of water. अब देखो तीनों टॉपिक आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो आप बताओ मैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूं? Which topic shall I start first? सर द थर्ड वन। थर्ड वन, चलो ठीक है। आपका सर आपने कल आर्किमेडिस प्रिंसिपल चालू किया था तो वो करा दो। अच्छा वो करवा दूं, चलो ठीक है आर्किमेडिस के बाद। ठीक है तो पहले फर्स्ट कर लेंगे फिर थर्ड कर लेंगे फिर बैरोमीटर करेंगे। ओके ओके आर्किमेडिस प्रिंसिपल। मैंने कल आपको क्या बताया था, हमेशा जो फ्लूइड है, फ्लूइड हमेशा क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट पे अपथ्रस्ट लगाता है हमेशा। ऑब्जेक्ट इस केस में दो चीजें हो सकता है, आइदर इट कैन फ्लोट और इट विल सिंक। ये सिंक कब होता है, जब अपथ्रस्ट इज लेस देन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। फ्लोट कब होगा, जब अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट। अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट कब होता है, या तो ऑब्जेक्ट पार्शियली फ्लोट कर रहा है या ऑब्जेक्ट बिल्कुल उसके लेवल पे फ्लोट कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। इस केस में डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। बट सिंक कब होता है, जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, सॉरी मोर देन, उल्टा कर दिया मैंने। हाँ तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड से कम होती है तो फ्लोट करता है, इक्वल टू होती है तो जस्ट अबाउट टू फ्लोट और सिंक, बस लेवल पे। और सिंक कब होता है, जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। नाउ कितनों ने डेड सी सुना है नाम, डेड सी? आपको पता है डेड सी में पीपल कैन वॉक, पीपल डूबते नहीं है पानी में। ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन? अब देखो वाटर में सॉल्ट बहुत ज्यादा है, तो सॉल्ट ज्यादा होने से क्या होता है, व्हाट हैपेंस, जब वाटर में सॉल्ट ज्यादा होता है तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज वेरी हाई। तो डेड सी का वाटर है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो हमारी बॉडी की डेंसिटी ऑफ बॉडी बिकम लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर इन डेड सी। सो उससे क्या होता है, पर्सन डोंट सिंक, पर्सन फ्लोट्स और पर्सन कैन वॉक ऑन डेड सी। दैट इज द एडवांटेज। ओके अब शिप है, नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ शिप। देखो सपोज ये वाटर है, शिप को कैसे बनाते हैं, वी मेक लाइक दिस, वी डोंट मेक लाइक दिस। अगर शिप को हमने ऐसे बनाया तो क्या होगा, वो सिंक हो जाएगा। ऐसे में शिप फ्लोट होता है। तो ये देखो शिप का मास सेम है, शिप का वॉल्यूम भी सेम है। नाउ इन व्हाट फैक्टर, मैंने जैसे आपको अभी डेंसिटी बताया, ऑन व्हाट फैक्टर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अपथ्रस्ट डिपेंड्स। तो मैं अपथ्रस्ट की बात कर रहा हूं, अपथ्रस्ट। एक्चुअली वाटर किस बेसिस पे अपथ्रस्ट लगाता है, वाटर किस बेसिस पे अपथ्रस्ट लगाता है, ये किसने डिस्कवर किया था, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय आर्किमेडिस। आर्किमेडिस ने ये डिस्कवर किया था। आर्किमेडिस ने क्या डिस्कवर किया, सपोज मेरा एक ऑब्जेक्ट है, उसको स्प्रिंग बैलेंस पे रखा। सपोज आई कीप एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। सपोज उसका मेजर आ रहा है 80 kg,
80 kg, right? Or we can say 800 Newton. 80 kg or 800 Newton. Now I keep this object inside a container. Suppose एक container है, वो पूरा ऊपर के लेवल तक क्या है, पानी से भरा हुआ है. अब जब मैं स्प्रिंग बैलेंस को उठा के यहां डालूंगा, सपोज ये स्प्रिंग बैलेंस को उठा के मैंने यहां डाल दिया कंटेनर पे, तो क्या होगा, पानी में जब ऑब्जेक्ट जाएगा तो उस पर क्या लगेगा, अपथ्रस्ट लगेगा. तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर आ गया. कैन यू सी, ऑब्जेक्ट क्या आ गया, थोड़ा ऊपर आ गया. ऑब्जेक्ट ऊपर क्यों आ गया, क्योंकि उस पर क्या लग रहा है, अपथ्रस्ट लग रहा है. लेकिन सबसे पहली चीज क्या होगी, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को डालूंगा पानी के अंदर, पानी क्या होगा, पानी ऊपर आएगा और यहाँ पे जमा हो जाएगा, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? यहां तक कितना को आ रहा है समझ में? पानी यहाँ पे जमा होगा, जब मैं वाटर को सब इसको डालूंगा मैं, तो क्या होगा, पानी यहाँ पे जमा हो जाएगा. सपोज पानी जमा हुआ कितना, 20 kg पानी जमा हो गया. अब इसका वेट कितना है, इसका वेट कितना है, 200 न्यूटन. अब देखो जितना पानी, और ये क्या, कौन सा वाटर है, दिस इज वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. कितना वाटर डिस्प्लेस किया, 20 kg या 200 न्यूटन का वाटर डिस्प्लेस किया. जो वाटर ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया वही कहां, कंटेनर पे फॉल हुआ. नाउ दिस डिस्प्लेस वाटर गिव्स अपथ्रस्ट. तो मेरा अपथ्रस्ट कितना होगा, अपथ्रस्ट विल बी इक्वल टू 200 न्यूटन. सो मेरा जब अपथ्रस्ट 200 न्यूटन हो गया, तो मेरा ऑब्जेक्ट का वेट कितना दिखाएगा, 600 न्यूटन दिखाएगा. बिकॉज दिस इज व्हाट अपेरेंट वेट. अपेरेंट वेट मींस अब उसका पानी में कितना वेट है. तो अपेरेंट वेट, तो मैं आपको बता रहा था, अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट. तो देखो सपोज अपेरेंट वेट है इसका 600, तो 600 कैसे आया, एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट 200 न्यूटन, तो ये 600 हो गया. आ रहा है समझ में? अब देखो, मोर इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, more will be the upthrust. जितना ज्यादा फ्लूइड का डेंसिटी होगा उतना ज्यादा क्या होगा, अपथ्रस्ट होगा. ओके. अब देखो दूसरा पॉइंट, 3 केस लिए, ऑब्जेक्ट 4 केस. ऑब्जेक्ट इतना पानी के अंदर डूबा, फिर ऑब्जेक्ट इतना डूबा, फिर ऑब्जेक्ट इतना डूबा, ऑब्जेक्ट पूरा अंदर चला गया. तो देखो जितना ऑब्जेक्ट, अब ये केस ए है, ये केस बी है, ये केस सी है, ये केस डी है. आप बताओ कौन से केस में अपथ्रस्ट मैक्सिमम होगा, कौन से केस में अपथ्रस्ट मैक्सिमम होगा. सी, more the water displaced, more the upthrust. क्यों, अपथ्रस्ट किस पे डिपेंड करता है, कितना फ्लूइड मैंने डिस्प्लेस किया. अब देखो ऑब्जेक्ट ए कंडीशन में तो कम फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा, बी में और थोड़ा फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा, सी में और ज्यादा करेगा. लेकिन अगर आप सी और डी देखोगे तो ज्यादा फर्क नहीं रहेगा. क्यों, जितना उसने डिस्प्लेस सी में किया है उतना उसने डिस्प्लेस डी में किया है. तो एक बार ऑब्जेक्ट पूरा पानी के अंदर चला गया, एक बार ऑब्जेक्ट पूरा पानी के अंदर चला गया तो अपथ्रस्ट में चेंज नहीं आता है. सो व्हाट आई विल से, अपथ्रस्ट
is in A is less than upthrust in B is less than upthrust in C, which is equal to upthrust in D. C और D का सेम होगा, क्यों? क्योंकि इक्वली अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर रहे हैं दोनों. हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग? कितनों का आ रहा है? अंकुर, ऋषभ, समीर, विघ्नेश, योगांश आ रहा है? ओके. अब बताओ किसमें वेट, ऑब्जेक्ट का वेट सबसे कम होगा? इन विच केस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, आई कैन से अपरेंट वेट. अपरेंट वेट किसमें सबसे कम होगा? सी अपरेंट वेट, आई एम राइटिंग हियर. कहां लिखूं? यहां लिखता हूं. सी अपरेंट वेट of A will be maximum, so it will be 0. Not 0, sorry. Apparent weight of A will be more than apparent weight of B will be more than apparent weight of C equal to apparent weight of D. देखो ये एक ही बॉडी है, उसके डिफरेंट फेजेस हैं. पहले बॉडी को फेंकेंगे पानी में तो थोड़ा जाएगा, फिर और डूबेगा, फिर और डूबेगा, फिर पूरा डूब जाएगा. So this is only like this is a t equal to 0 second, this is t equal to 1 second, t equal to 2 second, t equal to 3 second. तो एक्चुअली ये एक रीजन होता है जब बॉडी पानी में होती है तो बहुत धीरे धीरे डूबती है. आपको पता है हवा में बहुत तेज गिरता है पर्सन, but पानी में it goes very slowly, or anything which is sinking in is very slowly sinking. Why? Because of upthrust. Okay. Next point, apparent weight of a floating. Sir, previous slide. Yes, is equal to 0. Why? Because weight is equal to upthrust. Okay, sir. आ रहा है समझ में? चलो ठीक है. अब देखो एक इसी के बेसिस पे एक कॉन्सेप्ट निकलता है, रिलेटिव डेंसिटी. नहीं, it don't depend on weight, it depends on apparent weight. उसका एक्सेलरेशन देखो, सपोज आपको एग्जांपल देता हूं. एक बॉडी है, उस पर अभी हवा में वेट कितना लग रहा है? mg फोर्स, और आई कैन से उस पर एक्सेलरेशन कितना लगेगा? उस पर एक्सेलरेशन लगेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जब वो पानी में गिरेगा, अब पानी में क्या होगा? वो इट इज गोइंग डाउन, बट एक ऊपर फोर्स लग रहा है, अपथ्रस्ट लग रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन अब 10 मीटर पर सेकेंड नहीं होगा, अपथ्रस्ट पे डिपेंड करता है कितना हो जाएगा. इट कैन बिकम समथिंग लाइक 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट टोटली डिपेंड्स ऑन अपथ्रस्ट. और अपथ्रस्ट किस पे डिपेंड करेगा? कितना वाटर उसने डिस्प्लेस किया. आया समझ में प्रतीक? और अगर अपथ्रस्ट ज्यादा है ग्रेविटी से तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, रिटार्ड होगा, फिर धीरे वापस ऊपर आ जाएगा. आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, पानी में ऊपर से लकड़ी फेंको, थोड़ी नीचे जाती है फिर ऊपर आ जाती है, राइट? स्विमर्स ऑल्सो डू. स्विमर्स भी नीचे जाते हैं फिर वो हाथ से, वो लेकिन अपथ्रस्ट से नहीं. सर सो मास एंड वॉल्यूम बोथ वाटर रिपल. देखो अभी इस पे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा हाउ वी कैलकुलेट वाटर डिस्प्लेसमेंट. आर्किमिडीज पे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है?
इसमें डेंसिटी का भी रोल आता है. Okay, next. There is something known as relative density. Or specific gravity. रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी. अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. Relative density, density of object upon density of half hour video. As you want to see video, so I'll turn on my video. You can see half an hour my video. Okay, Suraj. You told you need video, so I'll turn on my video. Half an hour. Okay. अच्छा, YouTube video ही want. Okay. Yes, I'll show you video. Okay, so relative density or specific gravity is density of object upon density of water at 4 डिग्री सेल्सियस. देखो अब डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस क्यों लेते हैं? डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 1000 kg per meter cube और 1 gram per centimeter cube. This is what density of water. This is in SI and this is in CGS. That's why we take. अब देखो रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिटलेस. व्हाई इट इज यूनिटलेस? इसकी कोई यूनिट नहीं है. क्यों? बिकॉज ये डेंसिटी अपॉन डेंसिटी है. डेंसिटी अपॉन डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता. लेकिन रिलेटिव डेंसिटी हम क्यों मेजर कर रहे हैं? व्हाई वी आर मेजरिंग रिलेटिव डेंसिटी? देखो कॉमन सेंस है. अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर तो क्या हो जाएगा? रिलेटिव डेंसिटी विल बी लेस देन 1. मींस इससे मुझे रिलेटिव डेंसिटी देखते ही पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन वाटर. ऑब्जेक्ट विल फ्लोट. क्योंकि यूजुअली हम ऑब्जेक्ट को किस में फ्लोट करवाते हैं? ऑब्जेक्ट हम किसको फ्लोट करवाते हैं? ऑब्जेक्ट हम पानी में फ्लोट होता है. 75% वाटर. हर चीज यूजुअली पानी के कंपैरिजन में हम करते हैं. ठीक है. अब देखो अगर रिलेटिव डेंसिटी इज मोर देन 1 है तो ऑब्जेक्ट विल सिंक. अब रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी है. तो कई बार क्वेश्चन में स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखते हैं तो कंफ्यूज मत होना, सेम ही चीज है. ठीक है. रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिटलेस. तो सपोज फॉर एग्जांपल मेरा एक सब्सटेंस है, उसका डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 900 kg पर मीटर क्यूब. अब उसका मुझे निकालना है रिलेटिव डेंसिटी. तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा? 900 by 1000 इक्वल टू 0.9. यूनिटलेस, सिर्फ 0.9. so ये मेरी रिलेटिव डेंसिटी होगी 0.9. नाउ सपोज इन अ क्वेश्चन I have relative density or specific gravity of an object is
1.2. Then find density of object in SI, density of object in CGS. देखो तो मुझे रिलेटिव डेंसिटी से डेंसिटी कन्वर्ट करनी है, तो SI में क्या करूंगा 1.2 इंटू 1000 कर दूंगा, ऑब्जेक्ट में क्या कर दूंगा 1.2 डायरेक्ट लिख दूंगा, तो आंसर आ जाएगा 1200 kg पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ऐसा क्यों? Why it is like this? Because density of object upon density of water is equal to relative density. अगर मैं SI की बात करूंगा तो क्या होगा, density of object will be equal to relative density into density of water is 1000. और अगर मैं CGS की बात करूंगा तो क्या होगा, density of object is equal to relative density into density of water, that is 1. तो इधर इसलिए kg पर मीटर क्यूब के लिए केस में 1000 से मल्टीप्लाई होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के केस में 1 से मल्टीप्लाई होता है. ओके, कितनों को आ रहा है समझ में? दिस इज अबाउट रिलेटिव डेंसिटी. अब देखो रिलेटिव डेंसिटी का एक और फॉर्मूला है, रिलेटिव डेंसिटी का एक और फॉर्मूला है. अब वो फॉर्मूला में प्रीवियस स्लाइड. Yes, Kostobas. क्या? So sir, this will change with the fluids too. I could not understand the question. अच्छा, this water is pure water. This pure water. The density of water is pure water at 4 degree. It's not our gharelu water. Because water density change. See, density of river is less than density of sea. sea में क्या है, density क्या है, sea में density ज्यादा है. क्यों? क्योंकि उसमें salt है और हर sea का अलग अलग है. Like Dead Sea का density और ज्यादा है. So when we calculate specific density and put density of water, we are talking about pure water when there is no mixture of salt and other impurities. लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. Yes, Dead Sea is a special case. लेकिन if we say about normal river water and sea water, इतना फर्क नहीं पड़ता. Okay. See, specific density or relative density. What is formula? Density of object minus density of water at 4 degree. There is one formula. There is one more formula which is equal to weight of solid in air upon weight of solid in air minus weight of solid in water. This is also one of the formula of relative density.
जैसे ये कैसे आएगा, अब मैं प्रीवियस क्वेश्चन पे जाता हूँ। सपोज मेरा एक ऑब्जेक्ट था, उसका वेट था एयर में कितना, वेट इन उसका एक्चुअल वेट था 80 केजी, राइट। जब उसको मैंने पानी में डाला था ऑब्जेक्ट को, अगर याद होगा स्प्रिंग बैलेंस को पानी में डाला था, उसका वेट कितना हो गया था 60 केजी। तो सपोज ये 80 था, पानी में डाला तो कितना हो गया 60 हो गया। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा 80 अपॉन 80 माइनस 60 क्या हो जाएगा 80 अपॉन 20 इज इक्वल टू 4 केजी पर मीटर। सॉरी, रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट नहीं होती। अब देखो रिलेटिव डेंसिटी इस फॉर्मूले से निकालना इतना आसान नहीं है। इट इज नॉट इजी टू फाइंड रिलेटिव डेंसिटी यूजिंग दिस फॉर्मूला, बट इट इज वेरी इजी टू फाइंड रिलेटिव डेंसिटी यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्या करना है, स्प्रिंग बैलेंस लेना है, ऑब्जेक्ट को हवा में लटकाना है, ऑब्जेक्ट को पानी में लटकाना है। हवा में लटकाओगे वेट मिल जाएगा, पानी में लटकाओगे वेट मिल जाएगा, ये फॉर्मूला में डालोगे रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगा। अब इससे फायदा क्या होता है, एक का मुझे रिलेटिव डेंसिटी 4 मिल गया। नाउ आई कैन इवन फाइंड डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा 4000 kg per meter cube. So this is the way to find density of object. This is the way to find density of object. इसलिए आर्किमिडीज को काफी क्रेडिट मिला था, आर्किमिडीज को काफी क्रेडिट मिला था। वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के थ्रू और रिलेटिव डेंसिटी के थ्रू he could check whether gold is pure और gold is impure. कुछ याद आ रहा है क्या आर्किमिडीज की स्टोरी? तो उसने ऐसे फाइंड किया था कि ऑब्जेक्ट कितना पानी डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि अगर उसका ऑब्जेक्ट में गोल्ड में इंप्योरिटी रहेगी तो क्या होगा, डेंसिटी चेंज हो जाएगी। डेंसिटी चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, ये वाटर डिस्प्लेस कम होगा, वाटर डिस्प्लेस अलग होगा। सो दिस इज हाउ ही कैलकुलेटेड। सो दिस वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट आर्किमिडीज से। अब सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसका डेंसिटी पानी से कम है या फ्लूइड से कम है, तो फ्लोट करेगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? यू एग्री अगर उसका डेंसिटी कम है तो फ्लोट करेगा। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ρ1 इज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, h1 is height of object, ρ2 is density of fluid, h2 is height of fluid, sorry, height of object inside fluid. So suppose ये मेरा h1 है, ये मेरा h2 है। h1 is what? Height of object. h2 is height of object inside fluid. अब what is the relation? equals दो to हाँ बोलो sir ρ1 by ρ2 is equals to ρ2 h2 by h1. यस, ρ1 h1 is equal to ρ2 h2। क्या आपने पढ़ा है क्या पहले कभी? नहीं सर वो समझ में आ रहा है। ρ1 h1 is equal to ρ2 h2। ρ1 is density of object, h1 is height of object, ρ2 is density of fluid, h2 is height of object inside fluid। ठीक है, तो इस पे आप एक क्वेश्चन करते हैं। An iceberg of Sir, density, last page 2 minutes. yes,
Yes, sir. तो लिखो an iceberg of density 900 kg per meter cube floats an iceberg of height 600 meters and density, पता है 600 मीटर की आइसबर्ग्स होती हैं, पता है आपको कहाँ पे होती हैं ये सब? एंटार्क्टिका में, बहुत बड़ी बड़ी। हाइट 600 meters and density equal to 900 kg per meter cube. Find the height of iceberg below the surface of water. 540 meters, sir. हो गया? चलो बाकी सब भी करो। रो 1 Sir, but what quantity remains same to get that relation? Means H1 minus नहीं सर H2 ही निकालना है। देखो रो 1 is density of ice, Sir, density of ice actually 900 kgs per meter होती है। आइस की हाँ कुछ इतनी रहती है, कम रहती है ना, आइस फ्लोट करता है। वाटर की 1000 into H2, H2 कितना आ गया मेरा 60, तो कितना हो गया पानी के नीचे? मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने ये लगाया है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू हाइट ऑफ फ्लूइड इनसाइड। सो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 1000, हाइट ऑफ फ्लूइड H2, तो H2 आ जाएगा मेरा 60, सॉरी 540 मेरा H2 540 आएगा, मेरा H1 minus H2 60 आएगा, सॉरी। मतलब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वाटर में, जो मेरा आइस फ्लोट हो रहा है, वो नीचे कितना है? नीचे 540 है और ऊपर कितना है? ऊपर 60 है। आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, तो उसमें आइसबर्ग ऊपर बहुत कम दिखता है, वो दिखता बहुत कम है, कह रहे छोटे से आइसबर्ग से टकराए, लेकिन नीचे वो बहुत बड़ा था, इट वाज वेरी बिग, इसलिए वो क्या है टाइटैनिक को काफी डैमेज कर, ऊपर से इतना बड़ा नहीं दिखता जितना वो नीचे में था, नीचे क्या है वो बहुत बड़ा है। ओके आ रहा है समझ में? यहाँ पे कितनों को ये समझ में आ रहा है? कितनों को आ रहा है समझ में? सर बोलो। आइसबर्ग्स पानी के नीचे कॉनिकल शेप में होता है, बिकॉज सॉल्ट पानी का फ्रीजिंग पॉइंट और लोअर कर देता है, एंड सॉल्ट वाटर इज मोर डेंस। तो जो आइसबर्ग से पिघला हुआ पानी होता है वो फ्रेश वाटर ऊपर ऊपर तैरता है, एंड जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है तो पानी सॉल्टी होता जाता है। इस वजह से आइसबर्ग डेप्थ की ओर शार्प होता जाता है, मतलब कॉनिकल शेप जैसा होता है एक तरह से। सो इट्स इवन लोअर इनसाइड द वाटर।
ऐसा? यस सर। ओके, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, आर्किमिडीज पे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्या वो क्वेश्चंस के लिए एक दिन लगेगा? तो अभी आज अभी टाइम कम है इसलिए देखो, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर व्हाट इट सेज। यूजुअली जब अभी हम आपको मैंने हीट एंड टेम्परेचर पढ़ाया राइट, तो मैं उसमें बताया था एक्सपेंशन। कोई भी ऑब्जेक्ट हीट होता है तो क्या होता है, वो एक्सपेंड होता है, राइट? एग्री और नॉट? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? लेकिन पानी क्या है, थोड़ा अलग बिहेवियर प्रेजेंट करता है। देखो, सपोज ये टेम्परेचर है और ये वॉल्यूम है। आइडियली कोई भी ऑब्जेक्ट को जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं राइट, और उसका वॉल्यूम लेता हूं, वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिफरेंट तरीके से एक्सपेंड होता है। कोई लीनियरली एक्सपेंड होगा, कोई कुछ ऐसे नॉन लीनियरली एक्सपेंड होगा, बट सारे ऑब्जेक्ट एक्सपेंड होते हैं। सम में एक्सपेंड लाइक दिस। लेकिन जो वाटर है वो कैसा है, वो थोड़ा अलग बिहेवियर करता है। वाटर का वॉल्यूम पहले कम होता है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। 0 to 4 डिग्री वाटर क्या होता है, वॉल्यूम कम करता है। फिर 4 डिग्री के बाद वो एक्सपेंड होता है। तो जो ये वाला रीजन है वाटर का, 0 डिग्री टू 4 डिग्री, 0 टू 4 डिग्री में क्या हो रहा है, 0 टू 4 डिग्री में वाटर का बिहेवियर कैसा हो रहा है, अलग है। आइडियली वाटर कैसा जाना चाहिए था, ऐसा एक्सपेंड होना चाहिए था, लेकिन वाटर ऐसा नहीं करता। वाटर क्या होता है, वाटर कंप्रेस देन एक्सपेंड्स। दिस इज नोन एज एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। जैसा पीरियोडिक टेबल पढ़ते होगे राइट, अभी आप 11th में पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे, तो हर कोई ना कोई, हर किसी कंडीशन पे कोई ना कोई एलिमेंट उसको ऑबे नहीं करता। पढ़ा है आपने? हर कंडीशन में, कुछ रो में जाओ तो ये हो रहा है, फिर एकदम बोलेंगे एलिमेंट डोंट ऑबे, तो कॉलम में जाओ ये हो रहा है, सम एलिमेंट डोंट ऑबे। पढ़ा है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड सेम वे व्हाट हैपेंस। वाटर क्या है, जनरल ट्रेंड से अलग हो जाता है। वाटर क्या है, जनरल ट्रेंड से अलग हो जाता है, ठीक है? तो देखो, अगर अब वाटर है, अगर उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो उसका क्या होता है, डेंसिटी भी चेंज होगा। अब देखो, मास तो सेम है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। तो वाटर का डेंसिटी 0 टू 4 डिग्री क्या होता है, बढ़ता है। फिर 4 डिग्री के बाद वापस कम होने लगता है। अब 4 डिग्री पे डेंसिटी कितनी होती है इसकी, 1000 kg पर मीटर क्यूब, और उससे पहले और उसके बाद कम होती है। तो 4 डिग्री पे वॉल्यूम वाटर की डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। अब देखो, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, कुछ फायदा है इसका, कुछ नुकसान है, ठीक है? कुछ बेनिफिट्स, कुछ लॉस। पहले कुछ लॉस पढ़ते हैं, ठीक है? फर्स्ट, पहला, अब देखो, वाटर 0 डिग्री है, जब वो आइस बनेगा तो और एक्सपेंड होगा, आइस बनेगा तो और एक्सपेंड होगा, राइट? व्हेन इट फ्रीज इट एक्सपेंड्स मोर। तो 0 डिग्री वाटर और 0 डिग्री आइस,
तो 0 डिग्री आइस क्या है, ज्यादा एक्सपेंड करता है। इससे क्या होता है, इन विंटर्स जो वाटर की पाइप होती है वो बर्स्ट हो जाती है। यूजुअली वाटर पाइप बर्स्ट, क्यों? क्योंकि पाइप में वाटर है। सपोज जब वो जमेगा तो क्या होगा, वो एक्सपेंड होगा। वो एक्सपेंड होगा तो क्या होगा, पाइप्स को ब्रेक कर देता है, क्रैक कर देता है। इसलिए आपने कोई पानी की बोतल फ्रिज में डाली होगी, आप फ्रीजर में निकालोगे तो देखा होगा बहुत हार्ड हो जाती है, बिल्कुल फूल जाती है, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस, किया एक्सपीरियंस, फ्रीजर में पानी डाला बिल्कुल फूल गया, राइट? व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वाटर। सिमिलरली इन विंटर्स plants die. Many plants they cannot survive in winter, especially when it's very high cold, chill cold. इसलिए आप देखोगे साइबेरिया एरिया जो यहाँ पे है रशिया की तरफ, फिर इंडिया में जो ये है जम्मू कश्मीर के साइड, देयर इज नॉट मच ग्रीनरी बिकॉज विंटर्स में क्या होता है, प्लांट्स डाई। अब प्लांट्स व्हाई दे डाई, उनके तो सेल है, उनके सेल में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में वाटर होता है। अब क्या होगा, जब विंटर्स होगी तो प्लाज्मा का वाटर फ्रीज हो जाएगा, तो वो प्लाज्मा का वाटर फ्रीज होगा तो सेल बर्स्ट हो जाएगा उससे। अब सेल ही बर्स्ट हो जाएगा तो क्या होगा, प्लांट मर जाएगा। बोलते हैं सेल इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। ओके, विंटर्स। सिमिलरली ह्यूमन आल्सो फेस अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, फ्रोस्टबाइट। अब फ्रोस्टबाइट में क्या होता है, फ्रोस्टबाइट में व्हाट इज द प्रॉब्लम, सपोज हमारा ये बॉडी का सेल है, उसमें भी प्लाज्मा है, उसमें भी प्लाज्मा है, क्या होगा, प्लाज्मा का वाटर जमेगा, एक्सपेंड होगा, प्लाज्मा फट फट जाएगा, और हमारा हैंड क्या होगा, इट बिकम्स लाइक अ स्टिफ वुड। वुड देखिए, लकड़ी लकड़ी, हैंड बिकम लाइक वुड, और उसको अगर थोड़ा दम लगाए तो टूट जाएगा लकड़ी की तरह, इट ब्रेक्स लाइक वुड। दिस इज नोन एज फ्रोस्टबाइट। ठीक है, so these are some of the consequences of एनोनमस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। लेकिन इसके लॉस नहीं, इसके कुछ एडवांटेजेस भी है। देखो पहला एडवांटेज क्या है, सपोज ये ओशन है, पानी है। अब देखो 0 डिग्री का पानी ऊपर रहेगा, 4 डिग्री का पानी नीचे रहेगा। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री के पानी की डेंसिटी हाई होती है। तो विंटर्स में पानी कैसे जमता है, विंटर्स में पानी ऊपर से जमता है। विंटर्स में पानी, और सी में पानी कहां से जमता है, ऊपर से जमता है। वाटर फ्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वाटर फ्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये सबसे पहला एडवांटेज, वाटर फ्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर ऐसा एनोनमस एक्सपेंशन नहीं होता तो आइडियली क्या होना चाहिए, 0 डिग्री नीचे होना चाहिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऊपर। मतलब क्या होगा, पानी नीचे से ऊपर जमेगा। अब आप बताओ, अगर पानी नीचे से ऊपर जमेगा तो नीचे का पानी कभी भी मेल्ट हो पाएगा? इज इट एनी पॉसिबिलिटी टू मेल्ट वाटर विच इज बिलो द सरफेस इवन इन समर्स? अगर पानी एक बार नीचे से जमा तो इज इट पॉसिबल? नो। मतलब जो पानी जम गया वो जम गया। क्या होगा, लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल इनसाइड सी, राइट? लेकिन इससे क्या फायदा होता है, इससे क्या फायदा होता है, इससे 4 डिग्री नीचे रहता है, सबसे बॉटम में, सबसे बॉटम में 4 डिग्री रहेगा। तो क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, फिश कैन सर्वाइव इन वाटर। और दूसरे जो अंडरग्राउंड, तो वाटर में प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं पानी के अंदर, दे कैन ऑल्सो सर्वाइव। Because they get sufficient warmth at 4 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो ये एक फायदा। अब देखो
और अगर अगर सपोज बाहर टेम्परेचर -30 डिग्री भी पहुंच गया तो क्या होगा, बर्फ थोड़ा ज्यादा जम जाएगा, बट दिस बर्फ बिकम्स अ इंसुलेटर, दिस बर्फ इज एन इंसुलेटर। तो जैसे आप स्वेटर पहनते हो ना, वैसे ही इंसुलेटर होता है बर्फ। ये इंसुलेटर क्या करता है, दिस इंसुलेटर अवॉइड्स ट्रांसफर ऑफ कोल्ड। तो व्हाट हैपेंस बाय दिस, व्हाट हैपेंड बाय दिस, here temperature is supposed -30, here temperature will be 1 degree or 2 degree, so sufficient warmth is there, even outside is -30. So this is also one of the advantage of anomalous. How many of you understood this? So fatafat I wrote some conclusions. How much time is remaining? ठीक है, after this I'll show you video. देखो डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्स at 4 degree Celsius. Second, देखो below 4 degree density of water decreases, ice form at 4 degrees Celsius, sorry, at 0 degrees Celsius. This is also one of the reason why ice floats on water. ice पानी के ऊपर फ्लोट क्यों करता है, बिकॉज आइस का डेंसिटी कम है। जैसे वाटर का डेंसिटी 1000 है, मैंने अभी जब प्रीवियस क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने कितना डेंसिटी बताया था, 900, राइट। आइस फॉर्म्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस is lighter than water at 0 degree Celsius. Fourth is water freeze from top to bottom. Next, water at lower region is 4 degrees Celsius. So this is all about anomalous expansion of water. आपको मैंने 2 टॉपिक कवर कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, बैरोमीटर प्लस आर्किमिडीज के न्यूमेरिकल्स। This will take 1 hour. After this 1 hour, see अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड मतलब क्या, फ्लूइड खड़ा है, मूव नहीं कर रहा। नाउ विल स्टडी नेक्स्ट, इसके बाद फ्लूइड डायनामिक्स। व्हाट इज फ्लूइड डायनामिक्स, जब फ्लूइड फ्लो करता है, जब फ्लूइड फ्लो करता है नदी में, टैप में, वो सब। अब इसमें क्या क्या टॉपिक आता है, इसमें आता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, पढ़ा है कभी, नाम सुना है, लैमिनर फ्लो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलिस लॉ, ठीक है, बर्नौलिस लॉ, और है आपको विस्कोसिटी, ये सारा टॉपिक। और फिर एक थर्ड टॉपिक है, दैट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज थोड़ा टेंशन वाला टॉपिक है, लास्ट पे पढ़ेंगे, ठीक है। आपको सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा,
फिर से पढ़ाऊंगा क्योंकि आप बीच से आए थे तो आपको थोड़ा ट्रबल हुआ होगा, ठीक है। अब देखो ये टॉपिक 1 2 3 4 ये एक दिन में हो जाएंगे, ये एक दिन में हो जाएंगे 2, और ये 2 दिन, 4 दिन लगेंगे अभी, और ये एक दिन, 1 2 3 4 5 days, 5 hours I can say, 5 hours it will take more to finish this quiz, ठीक है।